निर्माण का रियल हीरो। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज आप देख रहे हैं और नया सवेरा मॉर्निंग प्राइम टाइम को लेकर हाजिर हूं मैं कृतिका। अगले 1 घंटे में हम जानेंगे देश दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी और छोटी खबरें, जिसमें मुख्य तौर पर बात होगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के महाराष्ट्र दौरे को लेकर, क्योंकि प्रधानमंत्री आज महाराष्ट्र दौरे पर जाएंगे और महाराष्ट्र में किन किन कार्यक्रमों में वो हिस्सा लेंगे उस पर हम चर्चा करेंगे, साथ ही आपको बताएंगे भी। इसके अलावा अगर देखा जाए तो देश में कई जगह पर मौसम ने इस वक्त कहर ढा रखा है और खासतौर पर गुजरात की अगर बात करें तो बारिश वहां पर बहुत ज्यादा हो रही है, जिससे लोग काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। फिलहाल क्या कुछ ताजा हालात है वहां के, वो भी आप तक पहुंचाएंगे। इसके अलावा तमाम अन्य खबरों का भी रुख करेंगे और इस अगले 1 घंटे में मेरे साथ स्टूडियो में मेरा साथ देंगी मेरी सहयोगी भावना। सुप्रभात। सुप्रभात कृतिका। नया सवेरा के सभी दर्शकों को भी सुप्रभात। देश और दुनिया की बड़ी खबरों को लेकर हम हाजिर हैं और देश और दुनिया की तमाम गतिविधियां 1 घंटे में हम आपको बताएंगे, क्योंकि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जा रहे हैं महाराष्ट्र और महाराष्ट्र को मिलने वाली है देश की सबसे बड़ी बंदरगाह परियोजना की सौगात। जी हाँ, ये बंदरगाह परियोजना है वधावन बंदरगाह, जिसकी सौगात आज महाराष्ट्र वासियों को होने वाली है। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2024 को करेंगे संबोधित। क्या मुख्य बातें आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस संबोधन में कर सकते हैं, वो आपको बताएंगे। इसके अलावा आज चंपई सोरेन का राजनीतिक सफर नए दौर के साथ शुरू हो रहा है, क्योंकि आज औपचारिक तौर पर चंपई सोरेन भाजपा के साथ शामिल होने जा रहे हैं। क्या राजनीतिक समीकरण बनेंगे इसके बाद झारखंड की राजनीति में, वो आपको बताएंगे। इसके अलावा कोलकाता रेप और मर्डर मामले में डॉक्टरों का गुस्सा थमने का नाम नहीं ले रहा, क्योंकि आज दिल्ली के रेजिडेंट और डॉक्टर्स एसोसिएशन ने फैसला किया है कि वो आज मौन विरोध प्रदर्शन करेंगे। इसके अलावा बंगाल में क्या हालात है, संवाददाताओं से लेंगे तमाम अपडेट। शुरुआत करते हैं नया सवेरा की सुबह की सुर्खियों के साथ। आज महाराष्ट्र को मिलेगी देश की सबसे बड़ी बंदरगाह परियोजना की सौगात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रखेंगे आधारशिला। आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलने के साथ ही खुलेंगे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के नए द्वार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2024 को करेंगे संबोधित। भारत और विभिन्न देशों के नीति निर्माता, वरिष्ठ बैंकर, शिक्षाविद और उद्योग जगत के दिग्गज नेता लेंगे हिस्सा। हरियाणा के विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा आज कर सकती है उम्मीदवारों के नामों का ऐलान। कल भाजपा की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में की गई नामों पर चर्चा। 5 सितंबर से शुरू होगी नामांकन प्रक्रिया। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन आज करेंगे नए राजनीतिक सफर की शुरुआत। रांची में आयोजित कार्यक्रम में थामेंगे भाजपा का दामन। जगदम्बिका कपाल की अध्यक्षता में वक्फ संशोधन अधिनियम 2024 पर जीपीसी की आज दूसरी बैठक। संसद भवन परिसर में ऑल इंडिया सुन्नी जमीयत उलेमा और इंडियन मुस्लिम फॉर सिविल राइट्स के लोग देंगे सुझाव। लगातार बारिश के कारण गुजरात के कई हिस्सों में बाढ़ की स्थिति गंभीर। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने गांधीनगर में राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र का किया दौरा। अधिकारियों को मुस्तैद रहने का दिया निर्देश। और खेल की खबरों में पेरिस पैरालंपिक में आज बैडमिंटन, शूटिंग और तीरंदाजी में भारतीय खिलाड़ी पेश करेंगे चुनौती। 10 मीटर एयर राइफल क्वालिफिकेशन में अवनी लेखरा के प्रदर्शन पर रहेंगी सभी की निगाहें। तो नया सवेरा की शुरुआत करते हैं सुर्खियों के बाद अब खबरें विस्तार से। शुरुआत करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के महाराष्ट्र दौरे के। आज का दौरा बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है महाराष्ट्र वासियों के लिए, क्योंकि एक बड़ी परियोजना वधावन जो परियोजना है बंदरगाह से जुड़ी हुई, उसका उद्घाटन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने वाले हैं। आज महाराष्ट्र के पालघर जिले में दहानू के पास वाधवन में भारत की सबसे बड़ी बंदरगाह परियोजना की आधारशिला रखेंगे। और साथ ही आपको बता दें कि ये बंदरगाह आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देगा और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए नए रास्ते भी खोलेगा। आइए आपको दिखाते हैं इसी पर आधारित ये खास रिपोर्ट।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महाराष्ट्र के पालघर जिले में दहानू के निकट वाधवन में भारत की सबसे बड़ी बंदरगाह परियोजना का शिलान्यास करेंगे। इस बंदरगाह का निर्माण वाधवन पोर्ट प्रोजेक्ट लिमिटेड BPPL द्वारा किया जाएगा, जो जवाहरलाल नेहरू पोर्ट अथॉरिटी JNPA और महाराष्ट्र मैरीटाइम बोर्ड MMB द्वारा गठित एक स्पेशल पर्पज व्हीकल SPV है। इस परियोजना की लागत लगभग 76,000 करोड़ रुपए है। इसमें सार्वजनिक निजी भागीदारी PPP मोड में प्रमुख बुनियादी ढांचे, टर्मिनल और अन्य वाणिज्यिक बुनियादी ढांचों का विकास शामिल होगा। वाधवन पोर्ट को महाराष्ट्र के पालघर जिले के वाधवन में सभी मौसमों के अनुकूल एक ग्रीनफील्ड डीप ड्राफ्ट प्रमुख बंदरगाह के रूप में विकसित किया जाएगा। मुंद्रा और JNPA दोनों की क्षमता लगभग एक जैसी है। दोनों की क्षमता 7.5 मिलियन कंटेनर, जिसको TU कहते हैं, वो है। इसकी क्षमता 23.4 मिलियन TUs होगी। तो ये लगभग जो अभी जो बंदरगाह हमारे हैं उनके तुलना में 3 गुना बड़ा होगा। JNPA के अध्यक्ष ने बताया कि ये बंदरगाह प्रस्तावित समर्पित माल ढुलाई गलियारों और दिल्ली मुंबई औद्योगिक गलियारे के निकट है। ये बंदरगाह प्रस्तावित भारत मध्य पूर्व यूरोप गलियारे IMEC और अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारे INSTC के लिए प्रवेश द्वार के रूप में काम कर सकता है। G20 में IMEC कॉरिडोर की जो बात हुई है, जैसे इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर जो है, इसके लिए ये स्टार्टिंग पॉइंट ये बंदरगाह होगा। वाधवन बंदरगाह भारत की समुद्री कनेक्टिविटी को बढ़ाएगा और वैश्विक व्यापार केंद्र के रूप में इसकी स्थिति को और मजबूत करेगा। वाधवन बंदरगाह भारत के सबसे बड़े डीप वाटर बंदरगाहों में से एक होगा। अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी और बुनियादी ढांचे से सुसज्जित ये बंदरगाह अंतर्राष्ट्रीय शिपिंग मार्गों से सीधी कनेक्टिविटी प्रदान करेगा। इस बंदरगाह से रोजगार के महत्वपूर्ण अवसर पैदा होने, स्थानीय व्यवसायों को प्रोत्साहन मिलने और क्षेत्र के समग्र आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। इस बंदरगाह के बनने के बाद स्थानीय आबादी को उम्मीद है कि इससे रोजगार के कई अवसर बढ़ेंगे, जिससे इलाके की अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी। एशिया में सबसे बड़ा माना जा रहा है आज तक का, वो वाधवन बंदर हमारे जिले में आ रहा है, इसलिए ये जिलावासी करके मैं उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। जो वाधवन बंदर बना है वो सबसे पहले तो हमारे पालघर जिले के सबसे खुशी की बात है कि बहुत अच्छा कर रहे हैं। आज के तारीख में भारत में सबसे बड़ा पोर्ट पालघर में आने वाला है और उस वजह से पालघर का नाम पूरे वर्ल्ड में होने वाला है। ये परियोजना प्रधानमंत्री गति शक्ति कार्यक्रम के उद्देश्यों के अनुरूप है, जो आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देगी। इस परियोजना से लगभग 12 लाख व्यक्तियों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलेगा, जिससे यहाँ की अर्थव्यवस्था भी मजबूत होगी। इसका सीधा फायदा भारत की अर्थव्यवस्था को होगा और साथ ही साथ यहाँ के स्थानीय लोगों को भी। ऐसे में आने वाले समय में वाधवन बंदर एक गेम चेंजर प्रोजेक्ट उभर कर सामने आ सकता है। शीर्ष शिलार, DD न्यूज, पालघर। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज महाराष्ट्र के दौरे पर रहने वाले हैं, जहां वे वाधवन बंदरगाह परियोजना की आधारशिला रखेंगे। आपको बता दें कि ये परियोजना 76,000 करोड़ रुपए की लागत की है और इससे आर्थिक गतिविधियों को नए आयाम मिलने की कोशिशें लगाई जा रही हैं, कयास लगाए जा रहे हैं और इसके साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय व्यापार भी इससे बढ़ेगा। और कहा जा रहा है कि सबसे गहरे पानी की ये बंदरगाह होगी, जिससे रोजगार सृजन तो होगा ही होगा, साथ ही महाराष्ट्र के वासियों के लिए भी आर्थिक रूप से ये सशक्त बनाएगा। पालघर से हमारे साथ शिशिर शेलार जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। शिशिर, समुद्री कनेक्टिविटी को बढ़ाने वाला है ये वाधवन बंदरगाह और किस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को वृद्धि मिलेगी इसके जरिए और रोजगार सृजन भी बढ़ने वाले हैं, तो क्या विशेषताएं हैं इस वाधवन बंदरगाह की? और ख़ास तौर पर इसकी अगर हम बात करें कितना बड़ा होगा, तो अगर सामान्य भाषा में अगर कहें तो इस वक्त जो बड़े पोर्ट्स है भारत में, जैसे हम बात करें मुंद्रा पोर्ट या जो प्राइवेट पोर्ट है, या फिर बात करें JNPA जो कि शिपिंग मिनिस्ट्री के अंडर है, तो ये दोनों बंदर है और इसकी कैपेसिटी तकरीबन 60 TU है, मतलब जो कार्गो हैंडलिंग कैपेसिटी है
लेकिन वाधवन बंदर की जो है 23 होने वाली है। तो आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा ये बंदरगाह होगा। लेकिन जो इतना बड़ा बंदरगाह साथ ही साथ भारत को कितना फायदा होगा, तो सबसे पहले तो जॉब एम्प्लॉयमेंट की अगर बात करते हैं तो 12 लाख लोगों को प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से ये बंदरगाह जो है जॉब देने वाला है। और दूसरी महत्वपूर्ण बात, इंटरनेशनल ट्रेड के लिहाज से अगर देखा जाए तो ये बंदरगाह काफ़ी प्रमुख होगा, क्योंकि इस वक्त जिस प्रकार से भारत जो है इंटरनेशनल ट्रेड रूट के बारे में जो बात कर रहा है, फिर चाहे वो इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर हो या फिर इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांजिट, जो दो महत्वपूर्ण कॉरिडोर है जहाँ के जरिए जो भारत जो है यूरोपियन देशों से कनेक्ट हो पाएगा, जो है गल्फ कंट्री से जो है जुड़ पाएगा। तो ऐसे में ये दो इंपॉर्टेंट जो कॉरिडोर्स होंगे उनके लिए ये बंदरगाह काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। और इसलिए आने वाले समय में जो कह सकते हैं कि जो ट्रैफिक होगी कंटेनर्स की भारत में वो ज़्यादा होगी। तीसरी महत्वपूर्ण बात, भारत को इसका फ़ायदा क्या मिलेगा? देखिए, हालांकि आज की तारीख में अगर देखा जाए तो जो बड़े वेसल्स आते हैं, जो बड़ी शिप्स आती है, वो या तो जबल अल या तो सऊदी जाती है या तो सिंगापुर जाती है। लेकिन अब जो बड़ी शिप होगी वो सीधे तरीके से महाराष्ट्र के वाधवन में आएगी और यहाँ से जो माल की ढुलाई होगी, जो कंटेनर्स की ढुलाई होगी, वो सीधे अन्य प्रदेशों में भी पहुंच सकती है। तो ऐसे में भारत को उसका भी एक लाभ मिलेगा और आर्थिक उन्नति जो है भारत की ज्यादा होगी। और मैरीटाइम हब जो हम कहते हैं, सेक्टर कहते हैं, उसमें भारत अगर देखा जाए तो काफी अग्रसर हो जाएगा। बिल्कुल। चलिए, फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया शिशिर, तमाम जानकारी अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए। और साथ ही इस पर अपनी नजर भी आप लगातार बनाए रखिएगा। तो नए आयाम तो होंगे ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। अगर हम देखें तो ये बंदरगाह काफ़ी लाभदायक साबित होगा महाराष्ट्र के लिए भी और साथ ही पूरे देश के लिए भी। इसी के साथ अगर आगे बढ़े तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज इस कार्यक्रम के साथ ही एक अन्य कार्यक्रम में भी शिरकत करेंगे। दरअसल प्रधानमंत्री मोदी ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2024 के एक विशेष सत्र को मुंबई में संबोधित करेंगे, जहां GFF का आयोजन पेमेंट्स काउंसिल ऑफ इंडिया, नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया और फिनटेक कन्वर्सेस काउंसिल द्वारा संयुक्त रूप से किया जा रहा है। आपको बता दें कि भारत और विभिन्न देशों की नीति निर्माताओं, नियामकों, वरिष्ठ बैंकरों, उद्योग जगत के दिग्गजों और शिक्षाविदों सहित लगभग 800 वक्ता सम्मेलन में 350 से अधिक सत्रों को संबोधित करने वाले हैं। इसमें फिनटेक परिदृश्य के नवीनतम नवाचारों को भी प्रदर्शित किया जाएगा। GFF 2024 में 20 से अधिक विचार, नेतृत्वकारी रिपोर्ट और श्वेत पत्र लॉन्च किए जाएंगे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के महाराष्ट्र दौरे में आज ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे के करीब संबोधित करने वाले हैं, जिसमें फिनटेक परिदृश्य के नवीनतम नवाचारों को प्रदर्शित किया जाएगा और करीब 800 वक्ता इस संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आज सुनेंगे। और आपको बता दें कि लगातार भारत फिनटेक इंडस्ट्री में नए आयाम स्थापित कर रहा है और लगातार तेज़ी से वृद्धि हो रही है, अर्थव्यवस्था को मजबूती मिल रही है। और फिनटेक फेस्ट 2024 में पेमेंट्स काउंसिल ऑफ इंडिया और नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया शामिल होंगे। और इसी के साथ हमारे साथ में इस वक्त मुंबई से हमारे सहयोगी अजय मिश्र इस वक्त जुड़ गए हैं। सीधा उन्हीं का रुख करते हैं। अजय, अगर देखा जाए तो फिनटेक फेस्ट ये आयोजन हो रहा है और इसमें आज जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे तो उनके संबोधन में क्या कुछ अहम बातें वो अपने संबोधन में शामिल कर सकते हैं? अजय। देखिए कृतिका, सबसे बड़ी बात यह है कि ये दुनिया का सबसे बड़ा फिनटेक इवेंट है और सबसे बड़ा थॉट लीडरशिप प्लेटफॉर्म कहा जाए अगर फिनटेक की बात करें। इस वक्त अगर हम ग्लोबल फिनटेक इंडस्ट्री की बात करें तो उसमें भारत तीसरा सबसे बड़ा फिनटेक इकोसिस्टम है। और आज इसी बात को रेखांकित करते हुए प्रधानमंत्री नजर आएंगे कि कैसे पिछला एक दशक भारत में फिनटेक क्रांति के लिए जाना जाएगा। आप देखिए तो इस वक्त कम से कम 3000 से ज़्यादा स्टार्टअप कंपनियां जो फिनटेक में पूरी दुनिया को अपनी तकनीक का लोहा मना रही हैं। आप देखिए, और भारत ने जो मॉडल दिया है पूरी दुनिया को, जिसको आप डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर कहते हैं, वो एक ऐसा नायाब मॉडल है जिसमें सरकार ने अपना एक कॉमन प्लेटफॉर्म तैयार किया और उसके बाद सभी के सभी जो स्टेक होल्डर्स हैं इकोसिस्टम में उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। ऐसा मॉडल पूरी दुनिया में कहीं नहीं है। और GFF जो कि मुंबई में हो रहा है, जियो कन्वेंशन सेंटर में, ये दुनिया का सबसे बड़ा फिनटेक ग्लोबल इवेंट है जिसमें 75 देशों से ज़्यादा जो डेलीगेट्स हैं वो शामिल हो रहे हैं। और अगर हम देखें तो 800 से ज़्यादा स्पीकर इसमें अपनी बात रखते हुए नजर आएंगे। आज अंतिम दिन है इस ग्लोबल फिनटेक फेस्ट का और ये उम्मीद की जा रही है कि जो फिनटेक इंडस्ट्री में AI सोल्यूशंस हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हैं, उसको कैसे इंक्लूसिव बनाया जाए और आगे जाते हुए कैसे ईज़ ऑफ लिविंग, जिस पर लगातार सरकार का फोकस रहता है कि कैसे किया जाए, उस पर फोकस होने की उम्मीद है। बहुत सारे प्रोडक्ट्स भी लॉन्च किए गए हैं और आप भविष्य देखेंगे कि शायद आप अभी फ़ोन के ज़रिए पेमेंट कर रहे हैं, आगे जाते हुए आप अपने कार की चेन के साथ आप कर सकते हैं। आपका कार ही आपका पेमेंट सिस्टम बन जाएगा हर जगह। इसी तरह से
आप अपने वॉलेट से अभी अभी आप पेमेंट कर रहे हैं, आगे जाते हुए आप अपनी स्मार्ट वॉच के जरिए पेमेंट कर पाएंगे। तो इस तरह से नई नई जो तकनीक है वो आ रही है, और कैसे इस पूरे इकोसिस्टम को नई धार दी जाए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए, और जो लोगों के जीवन को आसान बनाया जाए, ज़्यादा इंक्लूसिव बनाया जाए फिनटेक इंडस्ट्री को, इसी पर फोकस रहेगा। तो वाकई आज भारत की जो फिनटेक क्रांति है वो दुनिया में उसकी गूंज सुनाई देने वाली है, और सभी लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। 2 दिनों के बाद सभी को इंतजार था प्रधानमंत्री के अपने विजन का कि वो अगले दशक के लिए जो फिनटेक का इकोसिस्टम है उसमें वो कौन से बड़े आयाम देखना चाहते हैं। तो सभी को इसी का इंतजार है। तो कृतिका, अजय, अगर बात करें अगर भारत में फिनटेक की, तो लगातार नई क्रांति देखने को मिल रही है, और खासकर अगर बैंकिंग की बात करें तो वरदान साबित हुआ है फिनटेक टेक्नोलॉजी, क्योंकि फाइनेंस और टेक्नोलॉजी का संयम इसमें देखा गया है। और साथ ही साथ अगर पूछना चाहें, क्योंकि अब हमने देखा है कि यूएस के गवर्नर ने भी यूपीआई में इंटरेस्ट दिखाया, इसके साथ मॉरिशस की हम बात करें, दूसरी कंट्रीज़ की बात करें, तो वो ऑलरेडी यूपीआई को अपने देश में लागू करने के लिए इच्छुक नजर आए हैं। अगर बात करें फिनटेक और बैंकिंग की, तो किस तरीके से नए आयाम स्थापित हो रहे हैं भारत में? देखिए भावना, अगर फिनटेक की आप बात करें तो एक आंकड़ा सिर्फ ये बताने के लिए काफ़ी है कि जहां ग्लोबल एवरेज पूरी दुनिया में 13% से ग्रो कर रहा है फिनटेक इंडस्ट्री, भारत में 50% से ग्रो कर रहा है। तो आप सोचिए कि कितना ज़्यादा फोकस नज़र आ रहा है फिनटेक इंडस्ट्रीज़ का। आगे जाते हुए जो आपने बैंकिंग की बात की, सारे बैंकों को एक ही प्लेटफॉर्म पे लेकर के आना, ये भारत ने करके दिखाया, और भारत के फिनटेक स्टार्टअप्स ने करके दिखाया। अब आपने सुना होगा कि यूपीआई की जगह अब हम यूएलआई पे काम कर रहे हैं, यूनिफाइड लेंडर इंटरफेस, जो कि जल्दी ही लॉन्च किया जाने वाला है, जिसमें क्या होगा कि सारे के सारे जो दस्तावेज हैं कंज्यूमर्स के वो डिजिटाइज हो जाएंगे। जो स्टेट गवर्नमेंट्स और अलग अलग जीएसटी नेटवर्क मान लीजिए, या फिर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के जितने डेटा होते हैं, सारे डेटा को कोलेट करके एक बहुत ही लिमिटेड टाइम फ्रेम में आपको ये पता चल जाएगा कि किसी का वर्थ क्या है, लोन वर्दीनेस क्या है, और उसको तुरंत लोन और इंश्योरेंस की सुविधाएं मिल जाएंगी। तो अभी जो आपको वित्तीय सेवाएं लेने में बहुत समय लगता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए, डेटा माइनिंग के जरिए, मशीन लर्निंग के जरिए उसको और आसान बनाया जाएगा, और अपने आप ही जिस चीज़ की ज़रूरत होगी आपको लेंडिंग की दुनिया में, वो आपको आसानी से मिल जाएगी। तो हम सभी के जीवन को आसान बनाने के लिए फिनटेक ने एक बहुत बड़ी भूमिका निभाई है, और उम्मीद यही की जा रही है कि जो आगे आने वाले सॉल्यूशंस हैं वो आपके और हमारी ज़िंदगी को और भी ज़्यादा आसान बनाएंगे, और भी ज़्यादा इंक्लूसिव बनाएंगे। और आपने हाल ही में देखा होगा कि जो जनधन है, जो दुनिया का सबसे बड़ा वित्तीय समावेशन कार्यक्रम है, जिसमें कि 53 करोड़ से ज़्यादा लोगों के खाते खोले गए हैं, उसके बाद आधार से जोड़ा गया है, उसके बाद मोबाइल के साथ जोड़ करके उसको जिस तरह का एक डीबीटी का प्लेटफॉर्म तैयार किया है, जिसने गवर्नेंस की दिशा में भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया है। तो ये एक नया मॉडल जो पूरे दुनिया में और कहीं नहीं है, और सभी लोग भारत से कुछ न कुछ जरूर सीखना चाहेंगे। अजय, इससे पहले भी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महाराष्ट्र आए थे, तो उन्होंने कहा था कि महाराष्ट्र को ग्लोबल फिनटेक कैपिटल बनाना है, और लगातार फिनटेक इंडस्ट्री जो है नए आयाम स्थापित कर रही है। 584 बिलियन जो है डॉलर इसकी वर्थ थी 2022 में, और अगर 2030 की बात की जाए तो 2.1 ट्रिलियन डॉलर इसकी उस उद्योग की, इस पूरी इंडस्ट्री की कीमत जो है, रेवेन्यू है, जो मापी जा रही है। अजय, फिलहाल इन तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधन देंगे उसके बाद आपसे डिस्कस करेंगे कि कौन सी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बड़ी बातें रही। बिल्कुल, और इसी के साथ में चलिए नया सवेरा में आगे बढ़ेंगे, लेकिन आगे बढ़ते हुए बात करेंगे विधानसभा चुनावों को लेकर। लेकिन उससे पहले वक्त एक छोटे से ब्रेक, आप बने रहिए हमारे साथ। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस टीएमटी रीबार, निर्माण का रियल हीरो। सुरक्षा की गारंटी हर चीज में जरूरी है, चाहे वो मुश्किल स्टंट हो या अच्छी फसल। इसलिए ले आइए IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का शिनबार, जो देता है सुंडी और ट्रिप से सुरक्षा की गारंटी। भारत में सालाना हजारों लोग हाथी पांव नाम की बीमारी की चपेट में आकर जीवन भर के लिए अपाहिज हो जाते हैं। हाथी पांव एक मच्छर के काटने से फैलता है। हाथी पांव का कोई इलाज नहीं है। साल में सिर्फ एक बार सरकार द्वारा दी हुई मुफ्त दवाएं खाएं और इस बीमारी से अपने आप को और अपने परिवार को बचाएं। 10 अगस्त को हाथी पांव से बचाव की दवा अवश्य खाएं। अपने आप को और अपने परिवार को इस दर्दनाक बीमारी से बचाएं। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं नया सवेरा। और झारखंड में राजनीतिक सरगर्मियां इस समय तेज हो गई हैं, गर्म हो गई हैं, क्योंकि झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने झामुमो से पूरी तरह से नाता तोड़ते हुए अपने नए अध्याय की ओर कदम बढ़ा दिया है। बिल्कुल, और वो आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने जा रहे हैं। उनका ये कदम झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए जहां बड़ा झटका है, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी में उनके शामिल होने से कोल्हान में बीजेपी और ज्यादा मजबूत होती हुई नजर आएगी। चंपई सोरेन रांची में आयोजित कार्यक्रम में भारतीय जनता पार्टी में शामिल होंगे और इस कार्यक्रम में खुद झारखंड भाजपा के चुनाव प्रभारी शिवराज सिंह चौहान और सह प्रभारी हेमंत बिस्वा शर्मा भी शामिल होंगे। इससे पहले उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक लंबा पोस्ट लिखकर अपने इस्तीफे के कारणों को जनता से साझा किया। उन्होंने बताया कि हेमंत सोरेन के नेतृत्व वाली पार्टी छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा है, क्योंकि यह अपनी दिशा भटक गई है। वहीं इसके साथ ही चंपई सोरेन ने कहा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा उनके लिए एक परिवार की तरह था और वो झारखंड के आदिवासियों, दलितों, पिछड़ों और आम लोगों के मुद्दों पर लड़ाई लड़ते रहेंगे। इससे पहले चंपई सोरेन ने 27 अगस्त को घोषणा की कि वो संथाल परगना क्षेत्र में आदिवासियों की पहचान बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी के अलावा कोई अन्य राजनीतिक दल इस मुद्दे पर गंभीर नहीं है, क्योंकि उन्हें केवल वोटों की परवाह है। तो रांची से हमारे साथ जुड़ रहे हैं दिवाकर कुमार। दिवाकर, आज झारखंड के लिए बड़ा दिन, क्योंकि रांची में जोरदार तैयारियां चल रही होंगी। चंपई सोरेन जो हैं वो औपचारिक तौर पर आज भाजपा में शामिल हो रहे हैं। इसके अलावा दिवाकर, आपसे पूछना चाहेंगे, हेमंत सोरेन के लिए चुनौती कितनी ज्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि दिग्गज नेता हैं चंपई सोरेन जो भाजपा में शामिल हो रहे हैं और जिस सीट से वो लड़ते आ रहे हैं, अब क्या ये कयास लगाए जा रहे हैं कि वो भाजपा की झोली में जा सकती है, क्योंकि झारखंड विधानसभा चुनावों से पहले ये एक बड़ा फैसला लिया गया चंपई सोरेन के द्वारा। देखिए, निश्चित तौर पर झारखंड की राजनीति इन दिनों उथल पुथल के दौर से गुजर रही है और पिछले एक हफ्ते और 10 दिन की बात अगर हम करें तो एक तरीके से जितने भी समीकरण लगातार ये कहा जा रहा था कि झारखंड में जो है 2019 लोकसभा चुनाव के बाद और 2019 के बाद जो स्थितियां बनी थी उसमें बीजेपी कहीं कमजोर की स्थिति में चली जाए, लेकिन ऐसी स्थिति नहीं है बिल्कुल। और जिस तरीके से लोकसभा चुनाव के दौरान भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ परफॉर्म किया है, उसके बाद उनका कॉन्फिडेंस और भी ज्यादा बढ़ा है। तो उसके बाद अब जब ये चंपई सोरेन चूंकि कोल्हान के टाइगर कहलाते हैं, झारखंड मुक्ति मोर्चा के बड़े नेता हैं और वहां विधानसभा की 14 सीटें आती है, जहां 2019 के चुनाव में झेमम के खाते में ज्यादातर सीटें चली गई थी। वैसे में अब चंपई सोरेन के बीजेपी में आने से ये सीट जो है वो उस क्षेत्र में बीजेपी काफी मजबूत होगी और उस लिहाज से कहा जा सकता है कि हेमंत सोरेन के लिए एक बड़ा झटका है। अब चूंकि चंपई सोरेन की जो राजनीति है वो गुरुजी के जमाने से शुरू हुई है, जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के फाउंडर रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं कि उस दौर से जो राजनीति करने वाला आदमी है, करीब उनको 5 दशकों का उनके पास अनुभव है, वो अगर बीजेपी में आते हैं तो निश्चित तौर पर, क्योंकि लगातार वो कह रहे हैं कि आदिवासियों की अस्मिता और जो संथाल में डेमोग्राफी चेंज हुआ है उस पर अब चंपई सोरेन खुलकर बोलने लगे, तो कहीं ना कहीं आदिवासियों के हित को लेकर झारखंड में जो अब नई क्रांति बीजेपी की ओर से शुरू होगी उसमें चंपई सोरेन का भी साथ मिलेगा। और भारतीय जनता पार्टी के पास झारखंड में कई बड़े नेता हैं, चाहे वो आप कह सकते हैं बाबूलाल मरांडी है जो प्रदेश अध्यक्ष है, केंद्रीय मंत्री रह चुके अर्जुन मुंडा है, तो तमाम ऐसे आदिवासी चेहरे हैं। और उसके बाद चंपई सोरेन के शामिल होने से निश्चित तौर पर बीजेपी यहाँ पर और भी मजबूत होगी और हेमंत सोरेन का जो कुनबा है वो निश्चित तौर पर थोड़ा कमजोर होगा। हालांकि आज हेमंत सोरेन की ओर से ये कोशिश की जा रही है कि कोल्हान के एक दूसरे नेता जो रामदास सोरेन है उन्हें 12वें मंत्री के रूप में अभी थोड़ी देर बाद 10:30 बजे उनको शपथ दिलाया जाएगा। तो ये कोशिश की जा रही है, लेकिन चंपई सोरेन चूंकि कोल्हान में उनका दबदबा है, उस इलाके में उनकी राजनीति, करीब वो 7 बार विधायक रहे, तो आप समझ सकते हैं बिल्कुल उनके बीजेपी में आने से हेमंत सोरेन के लिए और झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए एक बड़ा झटका तो निश्चित तौर पर है। और जहां तक आज तैयारियों की बात है तो झारखंड मुक्ति मोर्चा से कई जो कह सकते हैं कि हजारों की संख्या में कार्यकर्ता आज जेएमएम के साथ भारतीय जनता पार्टी में यहाँ शामिल हो रहे हैं और जो ध्रुवा मैदान है रांची का वो इसका गवाह बनेगा। और उस वक्त जो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के जो चुनाव प्रभारी है, केंद्रीय मंत्री है शिवराज सिंह चौहान, वो मौजूद रहेंगे, असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा मौजूद रहेंगे और भारतीय जनता पार्टी के तमाम जो स्थानीय बड़े नेता हैं वो भी मौजूद रहेंगे। तो एक बड़ा कार्यक्रम आज दोपहर बाद यहाँ होने वाला है, जिस समय ये दिखेगा कि कितने लोग, और कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के कुछ नेता भी जो है वो चंपई सोरेन के साथ भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो सकते हैं।
चलिए, फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया दिवाकर। इस खबर पर आप अपनी नजर लगातार बनाए रखिएगा और देखिएगा कि आखिर चंपई सोरेन के अलावा और कौन कौन नेता झारखंड मुक्ति मोर्चा के भारतीय जनता पार्टी का दामन थामते हुए आज नजर आएंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया दिवाकर तमाम अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए। और खबरों का सिलसिला नया सवेरा में यूं ही लगातार जारी है, लेकिन उससे पहले रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए डीडी न्यूज। एक ऐसा तबका जो रिटायरमेंट के बारे में आज भी बिल्कुल नहीं सोचता, वो है औरतें। औरतें कमा के भी वल्नरेबल हैं। सो एनपीएस एक इक्वालिटी ला रहा है, हम सब एक बराबर प्लेटफॉर्म पे हैं। अपने बेहतर कल को सुनिश्चित करने के लिए एनपीएस जरूरी है। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस टीएमटी रीबार, निर्माण का रियल हीरो। सुरक्षा की गारंटी हर चीज में जरूरी है, चाहे वो मुश्किल स्टंट हो या अच्छी फसल। इसलिए ले आइए IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का शिनबा, जो देता है सुंडी और ट्रिप से सुरक्षा की गारंटी। इसी जान जो है सारे घर की दुलारी, उसकी सुरक्षा और स्वास्थ्य है हम सब की जिम्मेदारी। 5 साल से कम उम्र के बच्चों को दस्त से बचाने के लिए तैयार है परिवार। रक्षा, रोकथाम और उपचार। रक्षा के लिए 6 महीने तक बच्चे को सिर्फ माँ का दूध पिलाएं। रोकथाम मतलब साफ घर, साफ टॉयलेट और साफ बर्तन, और खाना बनाने से पहले और शौच या मल साफ करने के बाद हाथ अच्छे से धोएं। उपचार के लिए जब बच्चे को दस्त लगे तो उसे तुरंत ORS का घोल पिलाएं और 2 हफ्ते तक जिंक की गोली दें। दस्त होते ही अपने नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से जल्द संपर्क करें। ORS और जिंक की गोलियां स्वास्थ्य केंद्र पर निशुल्क उपलब्ध हैं। जब बच्चे स्वस्थ रहेंगे तो हंसते मुस्कुराते रहेंगे। याद रहे, दस्त के विरुद्ध तैयार है परिवार। रक्षा, रोकथाम और उपचार। अधिक जानकारी के लिए आशा दीदी से संपर्क करें। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत। आप देख रहे हैं नया सवेरा। खबरों में आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं आगामी विधानसभा चुनावों से जुड़ी खबरों की जनादेश में। तो भारतीय जनता पार्टी आज या कल हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए अपने प्रत्याशियों की पहली सूची जारी कर सकती है। और इससे पहले बीते कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक पार्टी के दिल्ली मुख्यालय में आयोजित की गई थी, जहां उम्मीदवारों के नाम तय किए गए हैं। भाजपा अध्यक्ष JP नड्डा, अमित शाह समेत समिति के तमाम सदस्यों की मौजूदगी में चली बैठक देर रात खत्म हुई। हरियाणा में 90 विधानसभा सीटें, जिन पर 1 अक्टूबर को चुनाव होने हैं। माना जा रहा है कि पार्टी इस चुनाव में कुछ नए चेहरों पर दांव लगा सकती है, यानी कुछ पुराने नाम काटे जा सकते हैं। और साथ ही अगर देखा जाए तो इसी बीच खास बात यह है कि केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक से पहले दिल्ली में कल सुबह हरियाणा बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक भी हुई थी, जिसमें विधानसभा चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान ने राज्य के प्रमुख नेताओं के साथ पार्टी उम्मीदवारों के चयन संबंधी फॉर्मूले पर फाइनल चर्चा की थी। और इस बैठक में तीनों केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल, राव इंद्रजीत और कृष्णपाल गुर्जर भी इस बैठक में शामिल हुए थे। तो ये तो थी खबरें जनादेश से जुड़ी हुई। और चलिए आगे बढ़ेंगे अब नया सवेरा में। वक्फ बोर्ड संशोधन बिल पर संसद की संयुक्त समिति की आज दूसरी बैठक बुलाई गई है। जेपीसी के अध्यक्ष जगदम्बिका पाल की अध्यक्षता में आज 11 बजे से संसद भवन परिसर में बैठक होगी। बैठक में ऑल इंडिया सुन्नी जमीयत उलेमा मुंबई और इंडियन मुस्लिम फॉर सिविल राइट दिल्ली के लोग वक्फ संशोधन बिल को लेकर अपने सुझाव देंगे। वक्फ संशोधन बिल पर संसद की समिति विचार कर रही है। समिति को अपनी रिपोर्ट अगले संसद के सत्र के पहले हफ्ते तक रखनी है। और वहीं अगर देखा तो इससे पहले बीती 22 अगस्त को नई दिल्ली में जीपीसी की पहली बैठक भी आयोजित की गई थी, जिसके बाद में अब आज ये दूसरी अहम बैठक है।
बढ़ते आगे, बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद अखिलेश प्रसाद सिंह की जल्द ही विदाई हो सकती है। सूत्रों की माने तो जल्द ही कांग्रेस हाईकमान नए अध्यक्ष के नाम का ऐलान कर सकती है। दरअसल आपको बता दें कि बिहार कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह पर तमाम सवाल इस वक्त उठ रहे हैं। उनके कार्यकाल में बिहार के तमाम दिग्गज कांग्रेस नेता पार्टी से अलग हो चुके हैं, यहाँ तक कि प्रवक्ता भी कांग्रेस से अलग हो चुके हैं। और ऐसे में लालू यादव की पसंद माने जाने वाले अखिलेश सिंह की कार्यशैली पर तमाम सवाल उठ रहे हैं। और चर्चा ये भी है कि कांग्रेस आलाकमान अखिलेश सिंह के खिलाफ सख्त कदम भी उठा सकता है। तो बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह की हो सकती है विदाई। सूत्रों का यह कहना है अखिलेश प्रसाद सिंह को लेकर पटना में कई तरीके की चर्चाएं चल रही हैं। कांग्रेस हाईकमान नए अध्यक्ष के नाम का कर सकती है ऐलान। और अब बात कर लेते हैं बारिश से बेहाल गुजरात की। गुजरात में लगातार बारिश से राज्य के कई हिस्सों में बाढ़ की स्थिति लगातार बनी हुई है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान सौराष्ट्र, कच्छ और दक्षिण गुजरात के कई हिस्सों में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। बिल्कुल, और इसी बीच अगर देखा जाए तो संभावित भारी बारिश और तूफान के पूर्वानुमान के बाद सीएम भूपेंद्र पटेल वडोदरा से गांधीनगर राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र भी पहुंचे। उन्होंने जिलाधिकारी के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए प्राकृतिक आपदा से राहत के लिए सिस्टम की तैयारियों की समीक्षा की। इस बैठक में मुख्य सचिव राजकुमार और वरिष्ठ सचिव भी शामिल हुए। इससे पहले मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और राज्य के गृह मंत्री हर्ष संघवी ने सरकारी स्कूलों में बाढ़ प्रभावित लोगों से वडोदरा पहुंचकर मुलाकात की और अधिकारियों के साथ बैठक की। साथ ही इस मौके पर गुजरात के गृह मंत्री हर्ष संघवी ने कहा कि नुकसान का सर्वेक्षण किया जा रहा है ताकि लोगों को जल्द से जल्द मदद मिल सके। राज्य सरकार की ओर से सभी इंतजाम किए जा रहे हैं। साथ ही गृह मंत्री हर्ष संघवी ने कहा कि नुकसान का सर्वेक्षण भी किया जा रहा है ताकि लोगों को जल्द से जल्द मदद दी जा सके। वहीं राज्य सरकार की ओर से भी ये सभी इंतजाम किए जा रहे हैं। वडोदरा शहरीजनों से मिले, निरीक्षण किया एवं कलेक्टर ऑफिस में सभी चुने हुए प्रतिनिधि एवं एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट के साथ बैठक करके कई महत्वपूर्ण निर्णय और कई महत्वपूर्ण सूचना उन्होंने दी है। जो नुकसानी हुई है उसका सर्वे और सर्वे के साथ वो रिपोर्ट जल्द से जल्द सरकार में रजू किया जाए, जिसके आधार पर सरकार पैकेज नक्की कर पाए। ये सभी व्यवस्थाएं राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री जी के निर्देश से काम चालू किया गया। वहीं अगर आज की बात करें तो मौसम विभाग ने आज गुजरात के अलग अलग हिस्सों में अत्यधिक भारी बारिश की संभावना जताई है। बिल्कुल, और इसके साथ ही विभाग ने सौराष्ट्र और कच्छ क्षेत्रों में भारी बारिश की चेतावनी के साथ ही अगले कुछ दिनों के लिए रेड और येलो अलर्ट भी जारी किया है। दरअसल पिछले 3 दिनों में गुजरात में मूसलाधार बारिश ने 26 लोगों की जान ले ली है और बाढ़ प्रभावित इलाकों से करीब 17,800 लोगों को बचाया गया है। वहीं मौसम विभाग ने बताया कि सौराष्ट्र और कच्छ के ऊपर बना गहरा दबाव आज उत्तर पूर्व अरब सागर के ऊपर चक्रवाती तूफान में बदल सकता है। आज सौराष्ट्र और कच्छ के अलग अलग स्थानों पर अत्यधिक भारी बारिश जारी रहने और उसके बाद कम होने की संभावना है। आईएमडी के मुताबिक सौराष्ट्र के ऊपर कुछ दिनों से बने गहरे दबाव के अरब सागर के ऊपर एक चक्रवात के रूप में बदलने की अनुकूल परिस्थितियां बन रही हैं। और साथ ही आपको बता दें कि गुजरात के ऊपर बने गहरा दबाव के पश्चिम दक्षिण पश्चिम की ओर बढ़ने कच्छ और उससे सटे सौराष्ट्र और पाकिस्तान के तटों से उत्तर पूर्व अरब सागर तक जाने की वजह से ये आज एक चक्रवाती तूफान में तब्दील हो सकता है। मौसम विभाग ने के मुताबिक ये अगले 2 दिनों तक भारतीय तट से दूर उत्तर पूर्व अरब सागर में पश्चिम दक्षिण पश्चिम की ओर बढ़ना जारी रहेगा। तो अहमदाबाद से हमारे साथ पार्थ पांड्या जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। पार्थ, आपसे ताजा अपडेट लेना चाहेंगे। गुजरात में पिछले दिनों से भारी से अत्यधिक बारिश हो रही है और बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। इसके साथ ही अब खतरा और बढ़ गया है क्योंकि चक्रवात का खतरा लगातार गुजरात में मंडरा रहा है। चक्रवात असना का नाम इसको दिया गया है। क्या चक्रवात असना के खतरे दिखने शुरू हो गए? क्या गुजरात में अब तेज हवाएं और ज्यादा चल रही हैं और बारिश की क्या स्थिति है अभी?
जी भावना, बिल्कुल सही आपने कहा कि चक्रवात की असर संपूर्ण गुजरात में दिख रही है। अगर मैं बात करूं कि मैं अभी अहमदाबाद में सेंट्रल गुजरात में हूं, यहाँ पर भी जो हवा की गति है वो लगभग 55 से 60 है। अगर मैं पिछले 24 घंटों की बात करूं तो सौराष्ट्र और कच्छ के कई भागों में कल बहुत अच्छी बारिश हुई। लगभग 12 से 15 इंच की बारिश सौराष्ट्र के कई भागों में जैसे कि जामनगर, पोरबंदर, द्वारका रीजन में देखने को मिली और कच्छ में भी लगभग 15 इंच बारिश हुई थी। उसके कारण मांडवी और कच्छ का संपर्क भी कई घंटों के लिए टूट गया था और उसकी वजह से ट्रैफिक जाम के दृश्य भी हमको देखने को मिले। जो कच्छ और मोरबी का नेशनल हाईवे है वो नेशनल हाईवे भी संपर्क टूट चुका था कई घंटों के लिए। उसको रिपेयर किया गया, फिर पूर्ववत किया गया और ट्रैफिक बहुत बड़ी संख्या में देखने को मिला। अगर बड़ौदा की बात करूं, भरूच की बात करूं तो वहां पर अभी बारिश कम है और उसकी वजह से पानी का जो जल भराव है वो धीरे धीरे कम हो रहा है और जो स्थितियां थी वो पूर्ववत हो रही है। चक्रवात की, जैसे कि आपने बात की, चक्रवात की जो दिशा है वो मध्य प्रदेश से लेकर अरब सागर में जा रहा है, इसलिए पश्चिमी रही है। अगर दिशा नहीं बदलती तो कल तक, मतलब आज रात से कल तक वो अरब महासागर में विलीन हो जाएगा और उसके कारण बहुत सी हवा की गति बढ़ चुकी है। अगर मैं कच्छ और उस क्षेत्र की बात करूं तो हवा की गति लगभग 70 के आसपास है और उसकी वजह से काफी डिस्टर्बेंस का सामना वहां के लोगों को करना पड़ रहा है। आने वाले कुछ घंटों में, मतलब आज जो 30 तारीख है, आज के लिए हवामान विभाग ने रेड अलर्ट की वहां पर घोषणा की है कि कच्छ का जो भाग है और सौराष्ट्र का जो तटीय भाग है वहां पर रेड अलर्ट रहेगा, काफी बारिश हो सकती है और कल के लिए भी ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। तो कह सकते हैं कि ये आने वाले एक दिन, मतलब आज और कल के 2 दिनों के लिए परिस्थितियां काफी विकट हो सकती है तटीय क्षेत्रों में और उसके लिए तंत्र भी अपनी तैयारियों में लग चुका है। जी पार्थ, अगर देखा जाए तो वहां पर एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम भी लगातार मुस्तैद हैं और लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने का काम किया जा रहा है। आपसे जानना चाहेंगे कि वहां पर कितने इस वक्त लोग जो है वो परेशान हैं, अपने घरों से बेघर हैं, जिन्हें इस वक्त अलग जगह पर पहुंचाया गया है सुरक्षित स्थानों पर। जी कृतिका, जैसे कि आपने कहा कि एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और आर्मी, इन सभी की मिलाकर लगभग 45 से ज्यादा टीम अभी गुजरात में कार्यरत है। अगर पिछले 4-5 दिनों की बात करूं तो लगभग 25 से 27 हजार लोगों को जो एक स्थल से दूसरे स्थल को ट्रांसफर किया गया। 2000 से ज्यादा लोगों का रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया। इस रेस्क्यू ऑपरेशन में वो हेलीकॉप्टर के जरिए भी एयरलिफ्ट किया गया। मोरबी में कई लोग पानी में फंसे थे, उनको एयरलिफ्ट किया गया। तो कह सकते हैं कि पिछले दिनों में एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और आर्मी ने बहुत काम किया है। वडोदरा के जो सेंट्रल पार्ट है उसमें भी आर्मी के 40 जवान फंस चुके थे, तो उनको भी एनडीआरएफ ने निकाला। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की जो ये कामगिरी है वो बहुत ही प्रशंसनीय रही है। दिन रात वो लोग काम कर रहे हैं और अभी भी क्योंकि ये चक्रवात की कंडीशन बन रही है तो वो सौराष्ट्र और दक्षिण गुजरात के कई पार्ट में एक्टिव है और लगभग अभी 250 से ज्यादा गांव ऐसे हैं जो संपर्क जिनका कभी भी टूट सकता है अगर ज्यादा जल भराव हो गया तो उस परिस्थिति को निपटने के लिए वहां पर एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और आर्मी की टीम तैनात। जी पार्थ, इसके अलावा आपसे पूछना चाहेंगे पार्थ, क्योंकि नदियों का जलस्तर बढ़ गया है तो कई जानवर भी बेघर हो गए हैं। मगरमच्छ की बात की जाए तो घरों में घुसने की भी खबरें सामने आ रही हैं। उसके लिए, जानवरों को बचाने के लिए भी क्या काम किए जा रहे हैं? जी भावना, बिल्कुल सही कहा आपने। बड़ौदा की बात करूं तो विश्वामित्री जो नदी है वो जानी जाती है मगरमच्छों के लिए। वहां पर बहुत सारे मगरमच्छ है। बड़ौदा में जो पूर्व की परिस्थितियों का, बाढ़ की परिस्थितियों का निर्माण हुआ उसके कारण मगरमच्छ बहुत बड़ी संख्या में सिटी में आ चुके थे। लगभग मैंने कल पढ़ा था लगभग 70 से ज्यादा मगरमच्छों का रेस्क्यू करना। तो दिक्कत बहुत है, घरों में मगरमच्छ घुस रहे हैं और साथ में जो कैटल्स है, जो पशु है जो खेतों में रहते हैं, उन पशुओं को भी एसडीआरएफ और फॉरेस्ट की टीम ने कल रेस्क्यू किया बहुत बड़ी संख्या में। और आज भी वो काम बड़ौदा में और भरूच में, जो दक्षिणी गुजरात का एक पार्ट है, वहां पर भी चल रहा है और बड़ी संख्या में पशु भी फंसे हुए इस पानी में। चलिए, फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया पार्थ, तमाम जानकारी और अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए। तो गुजरात में लगातार बारिश हो रही है, कई जगह पर बाढ़ जैसे हालात भी बन गए, लेकिन हमारी जो टीम है एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और हमारी जो आर्मी है वो लगातार वहां पहुंची हुई है, काम कर रही है, लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। राहत बचाव अभियान भी वहां पर लगातार चल रहा है। छोटे छोटे कैंप्स भी लगाए गए हैं जिसमें लोग आकर शरण ले रहे हैं, उनके खाने पीने की व्यवस्था वहां पर की गई है। यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि कोलकाता रेप और मर्डर मामले में आगे किस तरीके से डॉक्टर अपना विरोध प्रदर्शन जारी रखे हुए हैं और बंगाल में इस समय किस तरीके के हालात है, ये सब इस छोटे से ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए नया सवेरा।
सुरक्षा की गारंटी हर चीज में जरूरी है, चाहे वो मुश्किल स्टंट हो या अच्छी फसल। इसीलिए ले आइए IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का शिनबार, जो देता है सुंडी और ट्रिप से सुरक्षा की गारंटी। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। जैसा कि ब्रेक से पहले भावना ने बताया कि अब बात करेंगे पश्चिम बंगाल को लेकर। पश्चिम बंगाल में आरजीकर मेडिकल कॉलेज में हुए दुष्कर्म मर्डर मामले में डॉक्टर्स का विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है। और आज दिल्ली के सभी रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन मौन विरोध प्रदर्शन करेंगे। न्याय की मांग और स्वास्थ्य पेशेवरों के लिए सुरक्षा उपायों को बढ़ाने को लेकर राजीव चौक पर मौन विरोध प्रदर्शन का आह्वान किया गया है। आपको बता दें कि आज शाम 5 बजे से 6 बजे तक दिल्ली के राजीव चौक मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 पर डॉक्टर्स मौन प्रदर्शन करेंगे। साथ ही प्रत्येक सप्ताह के एक दिन रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन का मौन विरोध मार्च भी होगा। तो कहीं ना कहीं दिल्ली के सभी रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन जो है वो अब मौन प्रदर्शन करते हुए नजर आएंगे। वहीं और बढ़ते हैं आगे, बात कर लेते हैं कि पश्चिम बंगाल में अब किस तरीके के हालात है कृतिका, क्योंकि ममता बनर्जी ने अब अपने विवादास्पद बयान पर सफाई दी है। बिल्कुल, और ममता बनर्जी ने राजनीतिक जीवन में ये पहली बार है जब ममता ने ये साफ करने की कोशिश की है कि वो 28 अगस्त के अपने विवादास्पद भाषण के दौरान डॉक्टरों को धमकाना नहीं चाहती थी। आंदोलनकारी डॉक्टरों ने ममता के खिलाफ FIR दर्ज करने की धमकी दी है। डॉक्टरों का कहना है कि जब तक जांच आगे नहीं बढ़ेगी तब तक उनका विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा। वहीं डॉक्टर संदीप घोष से लगातार 13 दिनों तक पूछताछ की गई है। इस बीच भाजपा महिला मोर्चा आज राज्य महिला आयोग तक मार्च करेगी, जबकि अन्य नेता धरने पर रहेंगे। आरजीकर मेडिकल कॉलेज में महिला डॉक्टर के लिए न्याय की मांग को लेकर भाजपा के सप्ताह भर चलने वाले धरने का आज दूसरा दिन है। तो कहीं ना कहीं बैकफुट पर ममता सरकार लगातार दिख रही है, क्योंकि उन्होंने अब अपने विवादास्पद बयान के बाद सफाई दी है और उन्होंने कहा है कि उनकी कोई भी मंशा नहीं थी कि वो डॉक्टरों को धमका सके। कोलकाता से हमारे संवाददाता प्रसन्नजीत बख्शी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रसन्नजीत, अब लीपापोती करने की कहीं ना कहीं कोशिश की जा रही है, क्योंकि पश्चिम बंगाल में ममता सरकार अब अपने बयान के बाद कह रही है कि उन्होंने धमकाया नहीं। टीएमसी के सांसदों ने कहा कि आप विरोध प्रदर्शन करने जा रहे हैं, पिकनिक पर जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि आप विरोध प्रदर्शन में हिस्सा ना लें, अधिसूचना जारी की गई। उन्होंने कहा कोई भी विरोध प्रदर्शन का हिस्सा ना बने, और अब उस पर कहा जा रहा है कि उन्होंने डॉक्टर को धमकाने की कोशिश नहीं की। इसके अलावा अगर आज की बात करें प्रसन्नजीत, तो भाजपा का दूसरा दिन का विरोध प्रदर्शन है। किस तरीके से बंगाल में अब जनता न्याय की मांग के साथ आगे बढ़ रही है, क्योंकि 3 सप्ताह से ज्यादा का समय बीत चुका है इस न्याय की लड़ाई में। जी देखिए, किसी न किसी तरह ममता बनर्जी की तरफ से और तृणमूल कांग्रेस की तरफ से ये कोशिश है कि जो मांग है पीड़िता के लिए, जो जस्टिस की मांग है, तो उनसे लोगों का जो नजर है वो घुमाया जाए। 2 और 3 तारीख को वेस्ट बंगाल असेंबली का बंगाल विधानसभा का एक सत्र बुलाया गया है, जिसमें कोई कानून पारित करने की ऐसे बताया जा रहा है कि तृणमूल कांग्रेस की तरफ से, सरकार पक्ष की तरफ से, कि अगर इस तरह की धर्षण की घटना घटे तो उसमें जो आरोपी है उसका फांसी हो जाए। लेकिन लोगों ने ये सवाल उठाने लगे हैं कि जब अन्नपूर्णा देवी, जो केंद्रीय नारी और शिशु कल्याण दफ्तर की मंत्री है, उन्होंने विस्तार से चिट्ठी लिखकर ममता बनर्जी को ये बता दिए हैं कि पूरे देश में इसके लिए काफी कानून है, आप कृपा करके जो फास्ट ट्रैक कोर्ट के लिए केंद्रीय सरकार ने आपको मान्यता दी है, जितने जितने के फास्ट ट्रैक कोर्ट के लिए, ये सब कोर्ट चालू कर दीजिए। और आपकी वहां पे 48,000 से ज्यादा पॉक्सो और रेप का केस पड़ा हुआ है, जिसका कोई सुनवाई नहीं हो पा रहा है आपकी वहां पे कोर्ट नहीं होने के कारण। तो आप करो, और इस तरह से लोगों की ध्यान हटाने की चेष्टा मत करो। तो ऐसा स्थिति बंगाल में पैदा हो गया कि बार बार राजनीति, तृणमूल कांग्रेस की तरफ से ध्यान हटाने की कोशिश और समाज की तरफ से, जनता की तरफ से एक ही मांग है, वी वांट जस्टिस। चलिए, फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया प्रसन्नजीत, तमाम जानकारी और अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए। तो सीधे तौर पर देखा जाए तो ममता बनर्जी का विरोध
लगातार किया जा रहा है, खासतौर पर पश्चिम बंगाल की अगर हम बात करें। और इसी के साथ नया सवेरा में खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, लेकिन बुलेटिन वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो गया। कहीं मत जाइएगा, क्योंकि ब्रेक के उस पर आपको दिखाएंगे आज के अखबारों में क्या कुछ है, अहम सुर्खियां। रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। सुरक्षा की गारंटी हर चीज में जरूरी है, चाहे वो मुश्किल स्टंट हो या अच्छी फसल। इसलिए ले आइए IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का शिनबा, जो देता है सुंडी और ट्रिप से सुरक्षा की गारंटी। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब MM रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और अब वक्त हो चला है ये जानने का कि आज अखबारों में कौन सी मुख्य सुर्खियां प्रकाशित हुई हैं। और अखबारों की सुर्खियां जानने के लिए सीधा रुख करते हैं इस वक्त हमारी सहयोगी शहला का। शहला, आज के अखबारों की अगर हम बात करें तो क्या कुछ अहम सुर्खियां हैं जिन्हें मुख्य तौर पर प्रकाशित किया गया है? धन्यवाद भावना एंड कृतिका। अधिकतर समाचार पत्रों ने जिन खबरों को सुर्खियां बनाया है उन पर नज़र डाल लेते हैं। पाकिस्तान के लिए जासूसी करने वाले नेटवर्क पर शिकंजा कसा है। NIA ने ये शिकंजा कसा है। 16 ठिकानों पर NIA की जो छापेमारी हुई है, इस खबर को प्रमुखता मिली है। दरअसल विशाखापट्टनम जासूसी कांड के सिलसिले में NIA ने बुधवार को 7 राज्यों में 16 ठिकानों पर छापेमारी की है। जिन लोगों के ठिकानों पर छापे मारे गए हैं उन पर पैसे लेकर पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के शुरुआती जो सबूत हैं वो प्राप्त हुए हैं। फिलहाल कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। कई संदिग्धों से पूछताछ लगातार जारी है और जल्दी ही रैकेट में शामिल आरोपितों की गिरफ्तारी हो सकती है। तो ये खबर जो प्रमुखता से कई अखबार पत्रों की सुर्खियां बनी है। और वहीं एक और खबर का रुख कर लेते हैं। हरियाणा में ED का बिल्डरों पर जो एक्शन हुआ है उस खबर को प्रमुखता मिली है। 834 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी कुर्क हुई है। पूर्व CM हुड्डा से जुड़ा हुआ है ये करेक्शन। आपको बता दें कि प्रवर्तन निदेशालय ने करीब 401 एकड़ में फैली अचल संपत्तियों को अस्थायी तौर पर जब्त कर लिया है और इसकी कीमत 834 करोड़ रुपए बताई जा रही है। जब्त की गई जो संपत्तियां हैं वो गुरुग्राम में हैं और हरियाणा और दिल्ली में भी बताई जा रही हैं। इनमें 501 करोड़ की संपत्तियां EMAAR इंडिया लिमिटेड की हैं, तो वहीं जो बाकी बची हुई 332 करोड़ की संपत्तियां हैं वो MGF डेवलपमेंट लिमिटेड की हैं। दोनों ही कंपनियों के ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग केस के तहत जांच चल रही थी और उसमें ये बड़ा एक्शन होता हुआ नजर आया है। एक और खबर जो आपकी सहूलत से जुड़ी हुई है उस खबर को कई समाचार पत्रों ने प्रकाशित किया है। हमने इसे जनसत्ता से उठाया है। 1 सितंबर से दरअसल यातायात प्रहरी जो हैं वो दिल्ली के वाहनों पर नजर रखेंगे और ऐप के जरिए यातायात के नियमों में उल्लंघन की आप रपट भी कर सकते हैं। तो दिल्ली में यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों पर अब ट्रैफिक प्रहरी जो है वो तैनात रहेंगे और जनता की भागीदारी बढ़ाने के लिए ये कदम उठाया गया है और 1 सितंबर से इसे लागू करने का फैसला किया गया है। ट्रैफिक प्रहरी के लिए मासिक पुरस्कार नीति भी होगी और इसके तहत नागरिकों की भागीदारी बढ़ाई जाएगी और उन्हें प्रोत्साहित भी किया जाएगा। तो ये खबर काफ़ी अच्छी है। वहीं खबर मौसम के लिहाज से देखा जाए तो नवभारत टाइम्स से हम ये खबर उठा रहे हैं। दरअसल बारिश रिकॉर्ड तोड़ हुई है। अगस्त के महीने में दिल्ली NCR में अगस्त के आखिरी दिनों में झमाझम जो बारिश हुई है उससे कई रिकॉर्ड टूटते हुए नजर आए हैं। इतनी ज़्यादा बारिश हुई है कि अगस्त में गुरुवार को हुई बारिश ने पूरे साल का कोटा जो है वो पूरा कर लिया है और ये कहा जा रहा है कि सितंबर के पहले हफ्ते में बारिश के इसी तरह के आसार अनुमान लगाए गए हैं। तो ये खबर है। फिलहाल समाचार पत्रों से इतना ही। नमस्कार। बहुत बहुत शुक्रिया शैला, इतनी सारी खबरों को बेहद ही शानदार अंदाज में हमारे दर्शकों के सामने लाने के लिए। और आइए बढ़ते हैं आगे, दुनिया भर की कुछ खास खबरों पर नजर डाल लेते हैं फटाफट अंदाज में। श्रीलंका दौरे पर राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल आज आयोजित होने वाली कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन में लेंगे हिस्सा। सम्मेलन से इतर राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे से करेंगे मुलाकात। दूसरे एक बार फिर अमेरिका के खिलाफ की कार्रवाई। 92 और अमेरिकी नागरिकों के देश में प्रवेश पर लगाई रोक।
इनमें रूस में काम कर चुके कुछ पत्रकार, अधिकारी और कुछ व्यापारी भी शामिल। रूस मंत्रालय ने कहा कि मॉस्को को रणनीतिक रूप से हराने के घोषित लक्ष्य के साथ बाइडेन प्रशासन द्वारा रूस को अलग थलग करने की नीति के जवाब में यह कार्यवाही की गई है। गजा में 25 वर्षों में पहला पोलियो का मामला आया सामने। पोलियो की पुष्टि के बाद यूएन ने पोलियो टीकाकरण की अनुमति देने के लिए संघर्ष को रोकने का ऐलान किया है। और अब कारोबार जगत से जुड़ी खबरों पर नजर डाल रहते हैं, अंदाज रहेगा फटाफट। सीआईआई ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय सोशल टेक स्टार्टअप सम्मेलन का आयोजन किया। इसका उद्देश्य सामाजिक क्षेत्र में बदलाव लाने वाले सोशल टेक स्टार्टअप को बढ़ावा देना, उनके अनुभवों को सुनना और उद्योग जगत से सीएसआर के तहत सहायता दिलाने का मंच प्रदान करना है। सरकार ने पिछले साल के प्रतिबंध को पलटते हुए एथेनॉल आपूर्ति वर्ष 2024-25 में एथेनॉल उत्पादन के लिए गन्ना रस और चीनी सिरप के उपयोग पर अनुमति दे दी है। सरकार ने भारतीय खाद्य निगम के भंडार से अनाज आधारित एथेनॉल डिस्टिलरी को 23 लाख टन तक चावल बेचने की अनुमति दे दी है। इसके साथ ही पिछले साल इस पर लगाई गई रोक हट गई है। सरकार ने सोना, चांदी और प्लैटिनम आभूषणों के निर्यात के संबंध में नुकसान की स्वीकार्य मात्रा से संबंधित संशोधित मानदंडों का प्रस्ताव दिया है। देश में डाटा स्टोरेज अब सस्ता होने जा रहा है। जियो एआई क्लाउड सेवा को दिवाली ऑफर के रूप में पेश कर रही है। इसमें जियो ग्राहकों के लिए 100 GB मुफ्त क्लाउड स्टोरेज मिलेगा। रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने कहा है कि ग्राहक सभी फोटो, वीडियो, दस्तावेज, डेटा और अन्य सभी डिजिटल सामग्री को सुरक्षित रख सकेंगे। इससे ज्यादा स्टोरेज चाहने वालों को सस्ती दर पर वह उपलब्ध कराएंगे। और कारोबार जगत की तमाम खबरों के बाद अब देख लेते हैं खबरें खेल जगत से, अंदाज रहेगा फटाफट। पेरिस पैरालंपिक में आज भारतीय खिलाड़ी बैडमिंटन, शूटिंग, टेबल टेनिस और एथलेटिक्स की स्पर्धाओं में उतरेंगे। वहीं आज सुहास, यतिराज और मनोज सरकार एकल स्पर्धा में अपने अभियान की शुरुआत करेंगे। महिला एशियन चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी प्रतियोगिता की मेजबानी इस बार बिहार करेगा। बिहार को पहली बार मिली अंतर्राष्ट्रीय हॉकी टूर्नामेंट की मेजबानी। राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर स्पेशल ओलंपिक्स भारत ने विशेष रूप से सक्षम बच्चों को समर्थन देने के लिए ग्रेटर नोएडा में एक स्पोर्ट्स सेंटर खोला। साल के चौथे ग्रैंड स्लैम यूएस ओपन में इटली के यानिक सिनर की जीत का दौर लगातार जारी है। सिनर ने दूसरे दौर के मुकाबले में अमेरिका के एलेक्स मिचेल्सन को 6-4, 6-0, 6-2 के सीधे सेट में हराकर तीसरे दौर में प्रवेश किया। महिला वर्ग की बात करें तो यहां पोलैंड की इगा स्वांतक ने जीत के साथ खुद को तीसरे दौर में पहुंचाया। स्वांतक ने दूसरे मैच में जापान के एना शिवाहारा को 6-0, 6-1 से हराया। और अब जल्दी से देख लेते हैं सिने जगत की तमाम खबरें फटाफट अंदाज में। नेटफ्लिक्स के हिट स्पेनिश सीरीज एलीट के अभिनेता जूलियन ओर्टेगा का 41 साल की उम्र में निधन हो गया है। ओर्टेगा की मौत का कारण कार्डियक अरेस्ट बना है। सलमान खान का यू आर माइन गाना रिलीज हो चुका है। भाईजान एक बार फिर दिल को छू लेने वाले एल्बम सॉन्ग के साथ वापस आए हैं, जिसमें उनके भतीजे अयान अग्निहोत्री भी हैं, जो स्टेज नाम अग्नि से जाने जाते हैं। श्रद्धा कपूर और राजकुमार राव की फिल्म स्त्री 2 ने 15वें दिन घरेलू बॉक्स ऑफिस पर 6.74 करोड़ की कमाई की है, इसका अब तक का कुल कलेक्शन 431.29 करोड़ रुपए हो गया है। अपार शक्ति खुराना, इशफाक सिंह, राहुल बोस और कबीर बेदी अभिनीत फिल्म बर्लिन का ट्रेलर रिलीज हो गया है। ये एक जासूसी थ्रिलर फिल्म है जिसका निर्देशन अतुल सबरवाल ने किया है। मिर्जापुर के मुन्ना भैया की धमाकेदार वापसी होने वाली है। मिर्जापुर 3 का बोनस एपिसोड 30 अगस्त को प्राइम वीडियो पर भौकाल मचाने के लिए तैयार है। अभिनेता दिव्येंदु नए प्रोमो मिर्जापुर 3 के बोनस एपिसोड के साथ धमाका करने वाले हैं।
और चलिए नए सवेरा में आगे बढ़ते हुए अब देख लेते हैं मौसम का हाल। इकतीस राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों में आज से 4 सितंबर के दौरान भारी बारिश होने का अनुमान है, जहां ओडिशा और तटीय कर्नाटक में अलग अलग जगहों पर भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना है। इसके साथ ही आपको बता दें कि सौराष्ट्र और कच्छ, केरल और माहे तटीय आंध्र प्रदेश और यनम, तेलंगाना और दक्षिणांतरिक कर्नाटक में अलग अलग स्थानों पर भारी से बहुत बारिश हो सकती है। और साथ ही अगर दिल्ली एनसीआर की बात करें तो यहाँ बादल छाए रहेंगे और हल्की बारिश होने की बौछारें भी पड़ने की उम्मीद जताई जा रही है। वहीं उत्तर प्रदेश और बिहार में आमतौर पर आज मौसम साफ रहने की उम्मीद है। आइए अब जानते हैं विभिन्न राज्यों और शहरों का न्यूनतम और अधिकतम तापमान। और इसी के साथ अब नया सवेरा में वक्त हो चुका है आपसे विदा लेने का, और अब हम हाजिर होंगे सीधा सोमवार को हमारी मुलाकात होगी आपके साथ में। लेकिन जाने से पहले आपको छोड़ के जाएंगे कुछ मनमोहक दृश्यों के साथ में। और ये मनमोहक दृश्य आ रहे हैं तमिलनाडु के दक्षिणी पश्चिमी घाट से, जहां अन्नामलाई पहाड़ियों के खूबसूरत नज़ारे के साथ जहां हाथियों का झुंड गहरी नींद में सो रहा है। हालांकि आप नींद से जाग जाइए और आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे, कृतिका और नया सवेरा की टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार। नया सवेरा के प्रायोजक थे गैलेंट एडवांस।